Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. So friends, we are already aware about the core tools of quality. So we have basically 5 core tools of quality, which are number 1, APQP, Advanced Product Quality Planning. Number 2, SPC, Statistical Process Control. Number 3, MSA, Measurement System Analysis. Number 4, PPAP, Product Part Approval Process. And number 5, FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. So these are the 5 core tools of quality. So today in this video, we are going to talk about statistical process control, that is SPC. We will understand what is SPC, when to use SPC, what are the advantages of using SPC, and what are the criterias, what are the terms and conditions we should keep in mind while doing SPC. What are the set of points or set of considerations we should keep in mind, and how to interpret a process capability sheet. We'll discuss this in detail. So please stay tuned till the end of the video. Do not skip the video. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज कंसेप्ट काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाए. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल. सो इस मॉडल का बेसिक पर्पस है टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर और मैनेजमेंट नीड्स. ठीक है, हमारा प्रोसेस कितना एडिक्वेट है वो चेक करने के लिए वी डू दिस और वी अडॉप्ट दिस मॉडल, राइट. सो हमारा ये फ्लो कैसे होता है, बेसिकली हम अपनी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन द प्रोसेस, वी सेलेक्ट मेजर्स, मतलब हमारा क्या मैट्रिक्स रहेगा जिससे हम अपनी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. देन वी कलेक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा, मतलब हम डेटा को कलेक्ट भी करेंगे, उसको इंटरप्रेट भी करेंगे. देन वी विल चेक इज द प्रोसेस स्टेबल, क्या मेरा प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं है. अब ये कैसे करते हैं, वील डिस्कस दिस इन वीडियो. एक बार मैं आपको फ्लो बता देता हूं. सो वील चेक इफ द प्रोसेस इज स्टेबल और नॉट. इफ नॉट तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट आर दी स्पेशल कॉजेज विच आर लिंक्ड टू द प्रोसेस, और फिर हम वापस से डेटा कलेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं है. नाउ लेट अस से प्रोसेस हमारा स्टेबल है. सो इफ द प्रोसेस इज स्टेबल तब हम चेक करते हैं कि क्या मेरा प्रोसेस केपेबल है कि नहीं है. सो केपेबल क्या होता है वो भी वील डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो कि व्हाट इज प्रोसेस केपेबिलिटी. सो इफ माय प्रोसेस इज केपेबल तो मैं एसपीसी यूज करके अपने करंट प्रोसेस को मेंटेन करूंगा और फर्दर इंप्रूव करूंगा. और अगर मेरा प्रोसेस केपेबल नहीं है तो मैं केपेबिलिटी इंप्रूव करूंगा नेसेसरी एक्शंस इनिशिएट करके, एंड अगेन आई विल कलेक्ट डेटा, अगेन आई विल चेक इफ द प्रोसेस इज स्टेबल और नॉट, एंड द साइकिल कंटिन्यूज. सो दिस इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल. लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल अभी प्रोसेस मेरा स्टेबल है कि नहीं है, हाउ डू आई फिगर आउट. तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है. तो एनी काइंड ऑफ अ प्रोसेस बेसिकली हैज 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज, राइट. सो द फर्स्ट कॉज इज कॉमन कॉज, राइट. तो इस कॉज की वजह से जो वेरिएशन होता है दैट इज टर्म्ड एज कॉमन कॉज वेरिएशन. नाउ व्हाट इज कॉमन कॉज वेरिएशन. सो अ कॉमन कॉज वेरिएशंस दे आर नेचुरल इश्यूज और नॉइज विद इन द प्रोसेस एंड दे आर रैंडम. ठीक है. सो वेरिएशंस जो है दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इनहेरेंट. हम इनको जीरो नहीं कर सकते, वी कैन ऑलवेज कीप ऑन मिनिमाइजिंग देम, राइट. फॉर एग्जांपल टूल का वेयर एंड टियर हो गया, हम कितना भी एफर्ट लगा लें वी कैन ओनली इंप्रूव द लाइफ ऑफ द टूल, बट वो वेयर एंड टियर होगा ही होगा, राइट. द एम्बिएंट टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है ना. वो वेरिएशंस होते ही होते हैं. सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो वेरिएशंस को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं, राइट. तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस, राइट. दूसरा कॉज जो होता है वो होता है स्पेशल कॉज, और इसकी वजह से जो वेरिएशन होता है इट इज नोन एज स्पेशल कॉज वेरिएशन. सो स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या होते हैं, दे आर द इश्यूज डेवलप्ड इन अ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में इश्यूज ये डेवलप होते हैं एंड ये पहले कभी नहीं होते और अनयूजुअल होते हैं. ठीक है. एंड ये कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो सिस्टम की वजह से होते हैं एंड इनको आइडेंटिफाई करके रिजोल्व करना बहुत जरूरी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल चलते चलते देयर इज अ सडन मशीन मैल फंक्शन, राइट. देयर इज अ पावर सर्ज, मेरे पास सडनली रॉ मटेरियल का एक खराब बैच आ गया. सो दीज आर द कॉज ऑफ वेरिएशंस जो हमेशा से नहीं थे, कुछ हुआ सडनली, मे बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से ये जो वेरिएशन आया मेरे प्रोसेस में. तो ये लिंक्ड होते हैं, इजियर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट. ठीक है.
तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि ये मेरी कंट्रोल लिमिट्स हैं रेड कलर में. दिस इज माय अपर कंट्रोल लिमिट, दिस इज माय लोअर कंट्रोल लिमिट. तो मेरा प्रोसेस इन लिमिट्स में अच्छा काम कर रहा था, सडनली एक पीक आ गया. मतलब ये इस ग्राफ को देखकर मैं बता सकता हूं, इस चार्ट को देख के, कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ था. तो ये जो वेरिएशन हुआ दिस इज ड्यू टू स्पेशल कॉज, इसे स्पेशल कॉज वेरिएशन कहेंगे. और आप बाकी जो वेरिएशन देख रहे हैं जो इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में हो रही है, दिस इज कॉमन कॉज वेरिएशन. ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हमारा स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं होता, मतलब ये मेरा बैंड है और इस बैंड में माय प्रोसेस इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अंडर सेट ऑफ क्राइटेरियाज, जो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेंगे. तो वो क्राइटेरियाज को भी साइड में रखते हैं. तो अगर मेरा प्रोसेस कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है देन आई कैन से माई प्रोसेस इज स्टेबल. लेकिन अगर एक भी स्पेशल कॉज आ गया, चाहे वो अपर साइड में या लोअर साइड में, देन माई प्रोसेस इज अनस्टेबल. आई नीड टू एनालाइज, आई नीड टू चेक क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं इस स्पेशल कॉज के, फिक्स करूंगा. अगेन आई विल डू अ डेटा एनालिसिस एंड आई विल चेक. अगर उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे मेरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स माई प्रोसेस इज स्टेबल. अब इस पे मैं प्रोसेस कैपेबिलिटी कर सकता हूं. नाउ हम सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज अ केपेबल प्रोसेस, है ना. केपेबल प्रोसेस क्या होता है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि उसके अंदर देयर शुड नॉट बी एनी स्पेशल कॉज, बट स्टिल उसको और अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट. सो अ स्टेबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्टेंटली मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, है ना. कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर उसे कंसिस्टेंटली मैं मीट कर रहा हूं स्पेसिफिकेशन में, है ना, जो मैंने सेट कर रखी है, देन इट इज अ केपेबल प्रोसेस. आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. तो आप देखिए ये मेरा कंट्रोल चार्ट है लेफ्ट साइड में. तो यहां पर चार्ट में जो अपर डैशेस दिख रहे हैं ये मेरे अपर कंट्रोल लिमिट है और ये लोअर कंट्रोल लिमिट है. तो कंसिस्टेंटली मेरा प्रोसेस इनके बीच में पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरा प्रोसेस केपेबल है. कितना केपेबल है वो सेकेंडरी है, बट अभी मेरा प्रोसेस केपेबल है. अगर इसको हम हिस्टोग्राम में देखेंगे तो ये मेरी लिमिट्स हैं. आप इसमें देखिए ये मेरा टारगेट है, टारगेट मतलब मीन है. तो मेरे मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो सेंटर में है ना, और कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं एजेस पर हैं. तो मेरा प्रोसेस केपेबल है. ठीक है, सो अ स्टेबल प्रोसेस दैट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज अ केपेबल प्रोसेस. ठीक है, अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज अ केपेबल प्रोसेस. अब मेजर कैसे करते हैं केपेबिलिटी को. सो वी हैव टू टर्म्स टू मेजर केपेबिलिटी. वन इज सीपी यानी प्रोसेस केपेबिलिटी, एंड द अदर वन इज सीपीके यानी प्रोसेस केपेबिलिटी इंडेक्स. सो दीज आर टू टर्म्स जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा प्रोसेस कितना केपेबल है. तो आपको नीचे दो एनिमेशन ग्राफ्स दिख रहे होंगे जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि सीपी और सीपीके क्या होता है. तो आप देखिए आपको यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा होगा, एलएसएल और यूएसएल के बीच में प्रोसेस, और यहाँ पर सीपीके का आपको स्केल दिख रहा है. ठीक है, उसी तरह राइट साइड में आप देखिए सेम आपको प्रोसेस दिख रहा है और यहाँ पर सीपीके का स्केल दिख रहा है. तो आप यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपका प्रोसेस का जो वेरिएशन है कम होता जा रहा है. आप देखिए पहले वेरिएशन कुछ यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा था, तो जैसे जैसे वेरिएशन कम हो रहा है, मतलब इसकी विड्थ कम हो रही है प्रोसेस की, मेरा सीपी इंप्रूव होता जा रहा है, राइट. तो सीपी जो होता है वो प्रोसेस के वेरिएशन को इंडिकेट करता है, विड्थ को इंडिकेट करता है. देखिए ये पहले कितना वाइड था एंड धीरे धीरे ये नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, मतलब मेरा सीपी इंप्रूव होता जा रहा है. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस, ये है मेरा सीपीके. ये मेरे को ये इंडिकेट करता है कि मेरे जो प्रोसेस का मीन है, राइट, जिस प्रोसेस पे मेरा काम कर रहा है उसका जो मीन है वो कस्टमर के मीन से, यानी जो कस्टमर ने मुझे लिमिट्स आइडेंटिफाई की हैं उस लिमिट्स के हिसाब से जो मीन आता है उसके कितना पास में है वो आइडेंटिफाई करता है सीपीके. तो आप देखिए लेफ्ट वाले ग्राफ में पहले ये मीन कुछ यहाँ पे था, तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होकर एक्चुअल मीन के पास आता है मेरा सीपीके बढ़ता जाएगा. देखिए मीन यहाँ से है, शिफ्ट होते 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 आपका मीन ये सेंटर में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पे कहीं पे मीन है, तो ये कैसे शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ रहा है, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट आ रहा है. इस केस में लोअर साइड में मेरे पार्ट्स बन रहे थे पहले, इस केस में हायर साइड्स में बन रहे थे. तो जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ हम अपने प्रोसेस के सेंटर को शिफ्ट कर लेते हैं तो मेरा सीपीके इंप्रूव हो जाता है. तो एक मेट्रिक जो है मेरा बताता है प्रोसेस में वेरिएशन या विड्थ कैसे कम हो रही है, एक बताता है उसका सेंटर मेरे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट से, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के सेंटर से कितना ज्यादा मतलब डिविएट कर रहा है. ठीक है, सो ये दो इंडिसेस होते हैं, ये दो मैट्रिक्स होते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपीके. ठीक है, तो इनके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, आगे हम वीडियो में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस समराइजेस प्रोसेस पोटेंशियल टू मीट टू साइडेड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स. अगर हमारे पास दो साइडेड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है, लोअर साइड लिमिट, अपर साइड लिमिट,
है ना। तो वी कैन यूज दिस टू समराइज प्रोसेस पोटेंशियल, कि मेरा प्रोसेस कितना काबिल है, कितना केपेबल है टू मैन्युफैक्चर विद इन दीज लिमिट्स, वो मेरा सीपी होता है। एंड मेरा प्रोसेस का जो सेंटर है वो एक्चुअल रिक्वायर्ड सेंटर से कितना दूर है वो सीपी के बताता है, राइट। तो ये दो मैट्रिक्स हैं। लेट अस हैव अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस जो भी हमने पीछे डिस्कस किया। तो आप इस चार्ट को देखिए, इसमें 4 लिमिट्स हैं, यूएसएल, एलएसएल, यूसीएल, एलसीएल। तो ये मेरी लोअर लिमिट्स दिखा रहा है राइट में, और यहाँ पर लेफ्ट में अपर लिमिट्स दिखा रहा है। ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, बट अगेन लेट अस नॉट फोकस ऑन दिस, हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो ये वो लिमिट्स हैं जो हम सेट करते हैं, हम मतलब जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, राइट। एंड यूएसएल, एलएसएल वो लिमिट्स हैं जो कस्टमर हमें सेट करके देता है, राइट। कस्टमर ने बोला कि मुझे 40 ± 2 में पार्ट्स चाहिए, सो 38 से 42 जो है वो मेरा यूएसएल, एलएसएल होगा। बट हम अपने प्रोसेस को इस तरीके से बनाते हैं कि हम जो है मे बी 40 ± 1 में पार्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो 39 से लेकर 41। तो ये जो विड्थ है इसको कहते हैं डिजाइन विड्थ या वॉइस ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को ये चाहिए, ठीक है। और ये जो विड्थ है यूसीएल और एलसीएल के बीच का जो विड्थ है इसको बोलते हैं प्रोसेस विड्थ, राइट, यानी मेरे प्रोसेस की वॉइस है। सो दिस बेसिकली इज वॉइस ऑफ प्रोसेस एंड ये है वॉइस ऑफ कस्टमर। तो जब तक आपका वॉइस ऑफ प्रोसेस इज लेस देन वॉइस ऑफ कस्टमर, है ना, तब तक आप सेफ हो। इस केस में देखो, इस वाले सिचुएशन में ये आपकी बाउंड्री है जिसमें आपको कस्टमर को पार्ट्स देना है और आप कंसिस्टेंटली इसमें बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो पार्ट्स को। तो अगर आप थोड़ा सा इधर डेविएट हो जाओ या थोड़ा सा इधर डेविएट हो जाओ, तब भी आप सेफ हो, तब तक जब तक आप यूएसएल और एलएसएल को बाईपास नहीं करते। तो ये हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज वॉइस ऑफ प्रोसेस, राइट, यानी प्रोसेस विद, एंड व्हाट इज वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें, तो हम सारे इंजीनियर्स हैं मोस्टली, है ना, तो हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये एक 4 ब्लॉक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर हम सेंटरिंग दिखा रहे हैं, मतलब हम मीन से कंपेयर कर रहे हैं। इसका जो सेंटर है एग्जैक्टली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वो सेंटर है जो यूएसएल और एलएसएल का सेंटर होगा, मीन होगा, राइट। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये बेसिकली हम पार्ट्स बना रहे हैं, तो इनका जो सेंटर होगा वो हमारे प्रोसेस का मीन होगा, ठीक है। तो ये सेंटर वर्सेस स्प्रेड, मतलब ये हो गया सेंटर और ये हो गया विड्थ, जो हो गया स्प्रेड। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली सेंटर पर है और स्प्रेड भी कम है, मतलब इसका सीपी भी हाई है और इसका सीपीके भी हाई है। सीपी हाई क्यों है? क्योंकि ये सेम क्या बोलते हैं, लिमिट्स के बीच में कंसिस्टेंटली पार्ट्स बना रहा है, तो प्रोसेस केपेबल है, ठीक है। और आप इसको देखिए, इसका जो सेंटर है प्रोसेस का और जो मेरे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन का सेंटर है वो भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, ठीक है। इस केस में आते हैं, यहां पर देखिए आप, कंसिस्टेंटली मेरा प्रोसेस जो है रिजेक्शन बना रहा है, लेट अस से, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली बना रहा है। तो मेरा प्रोसेस केपेबल तो है, पर काम का है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज मेरे को चाहिए सेंटर इज राइट हियर एंड मैं यहां पर बना रहा हूं। तो आई नीड टू वर्क ऑन माई टूलिंग, ऑन माई प्रोसेस, ताकि मैं इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पे ला सकूं। तो इस केस में प्रोसेस केपेबल तो है बट मेरे काम का नहीं है ना। इसकी केपेबिलिटी तो है, क्योंकि आप देखो एक लिमिट के अंदर में कंसिस्टेंटली पार्ट्स बना रहा है, राइट। अब इस केस में आते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, इसका मीन भी अलग है और बना भी बहुत ज्यादा विड्थ में पार्ट्स रहा है, तो ये ना सेंटर्ड है और ना इसका विड्थ ठीक है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नॉट केपेबल। इस केस में क्या है, प्रोसेस कुछ हद तक केपेबल है पर कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इसमें ओके पार्ट्स भी बना रहा है, नॉट ओके पार्ट्स भी बना रहा है। तो दिस इज व्हाट वी शुड फोकस, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। जनरली हम लोग यहां पर होते हैं, वर्स्ट केस में हम यहां पर होते हैं, और ये केस तो मैंने बहुत रेयरली देखा है कि कंसिस्टेंटली, हाँ, जब कोई हम नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम ट्रायल करते हैं, तो ये सिचुएशन आती है कि हम कंसिस्टेंटली कुछ और बना रहे होते हैं, फिर हमें प्रोसेस पे या टूलिंग पे काम करके यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। बट दिस इज व्हाट वी शुड फोकस टू अचीव, कि मेरा प्रोसेस जो है कंसिस्टेंटली, जो सेंटर पे पार्ट मीन जो आ रहा है, जो मेरे आउटकम्स आ रहे हैं प्रोसेस के, प्रोडक्शन के, उन आउटकम्स का जो मीन आ रहा है और जो मुझे एक्चुअल मीन चाहिए, वो अगर ओवरलैप कर जाते हैं या बहुत पास में रहते हैं, सो दैट इज द आइडियल सिनेरियो। नाउ हाउ टू एड्रेस प्रोसेस केपेबिलिटी, ठीक है, प्रोसेस केपेबिलिटी कैसे एड्रेस करनी है।
सो प्रोसेस कैपेबिलिटी एड्रेस करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज द काउंटिंग मेजर एंड द सेकंड वन इज द इंस्ट्रूमेंट मेजर. तो जो काउंटिंग मेजर है वो भी हम दो तरीके से कर सकते हैं. वन, हम आइडेंटिफाई कर लें द एवरेज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स, मतलब कितने परसेंटेज हम एनसी नॉट ओके पार्ट्स बना रहे हैं. दूसरा, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. एक, या तो हम काउंट कर लें कितने डिफेक्ट्स हैं, या परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं काउंट कर लें, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है मेरा प्रोसेस जो है 90% अच्छा काम कर रहा है, 95% अच्छा काम कर रहा है. दिस इज वन वे. दूसरा इज इंस्ट्रूमेंट मेजर. तो इसमें वी कंपेयर बोथ सेंटर ऑफ द प्रोसेस यानी सीपी के एंड प्रोसेस वेरिएशन यानी सीपी. हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा प्रोसेस कितना केपेबल है. वो हम अभी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, ये मेरे पास कुछ एक डेटा शीट है, मतलब यहाँ पर ये वीक नंबर्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं कि इन वीक में मेरे से इतने एरर्स हुए. दिस इज द काउंट ऑफ एरर्स एंड दिस इज द वीक नंबर. अब मैंने क्या किया, इनका कंट्रोल चार्ट बनाया है ना. ये मेरे प्रोसेस की लिमिट्स हैं. रिमेंबर, प्रोसेस लिमिट्स हैं, कस्टमर लिमिट्स नहीं है. सो दिस इज यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड 16. तो अब इसे देखकर हम में से लोग क्या, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए वीडियो को पॉज करके एंड फिर आप वीडियो को आगे देखिएगा. ठीक है, सो द क्वेश्चन हियर इज, क्या मेरा प्रोसेस एडिक्वेट है? सबसे पहला, क्या स्टेबल है? इसमें कोई स्पेशल कॉज नहीं है, मतलब मेरा प्रोसेस स्टेबल है. ठीक है. सेकंड, क्या मेरा प्रोसेस ठीक है ना, या मुझे और इंप्रूव करना चाहिए? सो दिस इज अ क्वेश्चन हमें अपने आप से, टीम से हमेशा पूछना चाहिए कि क्या मेरा प्रोसेस ये जो परफॉर्म कर रहा है ये ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट और नॉट, है ना. अगर मेरा व्यू पॉइंट लोगे तो आप देखो इसमें आपके कुछ पार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट रिजेक्शन के पास पहुंच रहे हैं. यहाँ पे देखो, अब ये ऑलमोस्ट पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, प्रोबेबली ये दो आइटम्स भी पहुंच गए. तो अभी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड मे बी ये बाहर चला जाए. सो मेरा प्रोसेस अभी तो ठीक परफॉर्म कर रहा है, बट आई नीड टू इंप्रूव द केपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. अभी इस विड्थ में काम कर रहा है, मुझे ये विड्थ कम करनी चाहिए, मे बी यहां से लेकर यहां तक में काम करे, है ना. सो हमेशा, कई बारी जो अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट ऑलवेज ओके. दैट गिव्स एन इंडिकेशन राइट नाउ दिस इज परफॉर्मिंग गुड, बट मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी वीक, मे बी मंथ, ये खराब होने वाला है. सो दिस इज वेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी कम्स इनटू प्ले, कि ये हमें हेल्प करता है टू हैव अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रोसेस इज परफॉर्मिंग एंड विल हेल्प अस डिसाइड, प्रेडिक्ट हाउ विल दिस परफॉर्म इन फ्यूचर. Okay, now let us start with actual understanding of statistical process control. तो इसमें मूव करने से पहले we need to understand that variability is inherent in every process. मतलब प्रोसेस कोई भी हो उसमें वेरिएशन तो होगा, है ना. बिना वेरिएशन का प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. बट वेरिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ड्यू टू कॉमन कॉज और ड्यू टू स्पेशल कॉज, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. ऑल्सो statistical process control provides a statistical signal when assignable causes are present. जैसे अभी हमने पीछे कंट्रोल चार्ट में देखा था, अगर कोई भी मेरा प्रोडक्ट या कोई भी स्पेसिफिकेशन सडनली यूसीएल या एलसीएल के बाहर चला जाता है, तो एक स्टैटिस्टिकल सिग्नल जनरेट हो गया मेरे लिए, राइट, कि मेरा असाइनेबल कॉज प्रेजेंट है. देन आई कैन डिटेक्ट एंड एलिमिनेट असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, राइट. तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम बेसिकली मैक्रो लेवल पे यही करते हैं. अब प्रोसेस कैपेबिलिटी को मुझे स्टडी करना है, राइट. सो टू मेजर द प्रोसेस वी टेक सैंपल्स एंड एनालाइज द सैंपल स्टैटिस्टिक्स फॉलोइंग बिलो स्टेप्स, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले द सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट, हम कुछ प्रोडक्ट के सैंपल्स लेंगे. सो यहाँ पर एग्जांपल है कि वी हैव टेकन 5 बॉक्सेस ऑफ सीरियल, जो हम सीरियल खाते हैं. सो वी टेक 5 बॉक्सेस ऑफ सीरियल टेकन ऑफ फ्रॉम द फिलिंग मशीन. तो जो मेरा सीरियल फिलिंग मशीन है, वहां से मैंने 5 बॉक्सेस लिए, है ना. एंड दे वुड वेरी फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ वेट. तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट है वेट, तो उनका उसको मैं मेजर करूंगा एंड उसको मैं फिर प्लॉट करूंगा. सो वन इज द फ्रीक्वेंसी, अगर मैं वाई एक्सिस देखूं और एक्स एक्सिस में वेट है, तो मैं यहाँ पर ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स वन सैंपल ऑफ 5 बॉक्सेस ऑफ सीरियल. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया, उनको फिर मैंने उसका बेसिस दैट फ्रीक्वेंसी मैंने उसको प्लॉट कर लिया. ठीक है. Now once I have plotted it, अब ये जो सॉलिड लाइन है, सो दिस सॉलिड लाइन बेसिकली इज ड्रॉन, हम आप देखोगे इनके पीक्स को कंसीडर कर लिया. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने सैंपल्स लिया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सॉलिड लाइन इंडिकेट करती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैंने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं अपने प्रोसेस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने डिसाइड किया म्यूचुअली, तो वो
कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली विड्थ हो गया। तो इस विड्थ में मेरा प्रोसेस जो है पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो आफ्टर एनफ सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम अ स्टेबल प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इफ योर प्रोसेस इज नॉट स्टेबल, आप यू शुड नॉट डू प्रोसेस केपेबिलिटी, it will not give correct results, right? So after enough samples are taken from a stable process, they form a pattern called a distribution, right? अब हमने पैटर्न भी प्लॉट कर लिया। नाउ देयर आर मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस, काफी डिस्ट्रीब्यूशंस है, इंक्लूडिंग नॉर्मल जो बेल शेप्ड कर्व होता है, आपको ये दिख रहा होगा। सो दिस इज इन्वर्टेड, आपने बेल देखा होगा, राइट? सो दिस इज अ बेल शेप कर्व, बट डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो आपस में डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन। अगर आप if you see the dark blue line and the gray line, इनके centers अलग हैं, right? So these distributions differ in terms of mean, standard deviation, right, and shape. आप देखिए इसका shape अलग है, इसका shape अलग है, this has a different shape, this again has a different shape. So जो different type of distributions होते हैं वो आपस में differ करते हैं in terms of central tendency, right? Then variation, इसका see this इसका variation सिर्फ इतना है, but the gray line has a bigger variation. So one is mean different हो सकते हैं, variation different हो सकते हैं, and then shape different हो सकते हैं. So this is a bell curve and this is not a bell curve, right? So अलग अलग तरीके की distribution इन तरीकों से आपस में different होते हैं. So once I plot my distribution over a period of time, for example first time मैंने plot किया, this is my process curve, second time ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। सो लेट अस से हर 15 दिन पे और एवरी डे फ्रीक्वेंसी वी कैन डिसाइड, राइट? सो आई प्लॉटेड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मुझे देख, इफ ओनली नेचुरल कॉजेज ऑफ वेरिएशन आर प्रेजेंट, मुझे पता है कि इसमें नेचुरल कॉज ऑफ वेरिएशन है, सिर्फ टूल का वेरिएंट एरिया है या जो भी नेचुरल या कॉमन कॉज है, राइट? सो अगर सिर्फ नॉर्मल कॉज ऑफ वेरिएशन होगा तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी परफॉर्मेंस जो है दैट इज कंसिस्टेंट। तो इसको देखकर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हफ्ते तक या एक महीने तक इसको एनालाइज करा एंड आई अंडरस्टूड कि ओके माई प्रोसेस इज स्टेबल, परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। नाउ आई कैन प्रेडिक्ट कि ठीक है नेक्स्ट 1 वीक में, नेक्स्ट 1 मंथ में भी ये कुछ सिमिलर परफॉर्म कर रहा होगा। दिस प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन द डेटा सेट आई स्टडीड, उनका पैटर्न, उनका विड्थ अगर आप देखेंगे स्प्रेड इज ऑलमोस्ट सेम, सेंटर इज ऑलमोस्ट सेम और सिमिलर, राइट? सो अगर नेचुरल कॉजेज होंगे, सो दिस इज द बिहेवियर दैट वुड बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखो, है ना? एंड मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आगे हाउ विल माई प्रोसेस परफॉर्म only when common causes are present. Let us take another example जहां पर अब special causes present है, right? Assignable causes present है। तो you can clearly see यहाँ पे the first case this was my process performance, second case में मेरा mean यहाँ पे shift हो गया, है ना? And the width has reduced, the spread has reduced, mean has shifted. थर्ड केस में कुछ और शेप है, फोर्थ केस में कुछ और शेप है, मीन बिल्कुल डिफरेंट है। इफ दिस इज द सिनेरियो, फॉरगेट मी, किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि नेक्स्ट मेरा प्रोसेस कैसे परफॉर्म करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी हैव टू मेक श्योर कि मेरा प्रोसेस इज स्टेबल। तब अगर मैं केपेबिलिटी एनालिसिस करता हूं, दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज हाउ माय प्रोसेस इज परफॉर्मिंग राइट नाउ एंड दिस इज हाउ इट इज प्रेडिक्टेड टू परफॉर्म इन द कमिंग फ्यूचर, राइट? नाउ हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करें और उसमें कंट्रोल चार्ट की बात ना करें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कंट्रोल चार्ट्स। सो दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, है ना? इनका द मेन पर्पस ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई बिटवीन नेचुरल वेरिएशंस एंड और कॉमन कॉज वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन। सो आप ये डेटा देखिए, दीज आर द लिमिट्स, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द मीन। आप इस डेटा को देख के छूटते ही बता सकते हैं ओके बॉस this variation is basically due to the common causes and this is where the special cause has jumped into the process. So this is the special cause variation. तो मेरे को यहाँ का टाइम पता होगा, मुझे सैंपल साइज पता होगा, I can go back and verify what is the main change that happened in man, machine, material or method. Analysis करके I can take action and then I can again plot a control chart to see if my process is stable or not. सो इस वीडियो में आई एम मेकिंग थिंग्स अ लॉट मोर विजुअल। आप विजुअल जितना देखोगे चीज़ों को, आपको अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा और आप चीज़ों को इंटरप्रेट भी अच्छे से कर पाओगे और इंप्लीमेंट भी कर पाओगे रियल सिचुएशंस में। तो दिस इज अगेन अनदर विजुअल। आप यहाँ पे देखिए, दिस डॉटेड लाइन इज माय लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड दिस डॉटेड लाइन इज माय अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ठीक है? तो हम सबसे पहले सी से शुरू करते हैं। तो हम इसे देखते ही बता सकते हैं कि बॉस दिस प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? इसका साइज भी वेरी कर रहा है, इसका सेंटर भी वेरी कर रहा है, शेप भी वेरी कर रहा है,
सब कुछ डिफरेंट है, राइट? सो दिस प्रोसेस इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अब आ जाते हैं हम सेकेंड केस में, राइट? तो सेकेंड केस में दिस इज माई अपर लिमिट, दिस इज माई लोअर लिमिट, सो दिस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, है ना? स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में तो है, एक जैसा परफॉर्म कर रहा है, बट नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन कंट्रोल लिमिट्स। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल तो है बट प्रोसेस केपेबल नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम दिस इज परफॉर्मिंग इट इज जनरेटिंग सर्टेन डिफेक्ट्स। आप देखो लोअर लिमिट में भी और हायर लिमिट में भी, राइट? नाउ द फर्स्ट पार्ट विच इज द situation everybody wants it to be. So this is in statistical control and is capable of producing within control limits. So ये मेरी control limits हैं, consistently इसके अंदर मैं parts को produce कर रहा हूँ. So this is, ये statistical control में भी है ना? और capable भी है limits में parts को produce करने के लिए, right? So this is the difference between the three situations जो हम real life में face करते हैं. It's only हम data को कैसे visualize करते हैं, right? To study process control हमें जानना जरूरी है. We need to understand the types of data we generally get. So दो तरीके के डेटा होते हैं, variables and attributes, right? So variables are characteristics that can take any real value. They may be in whole number or in fractional numbers, and they are continuous random variables. But when we talk about attributes, so they are defect related characteristics, right? They classify product either as good or bad, or count of defects, or okay or not okay, and they are, they can be performed described into categories or discrete random variables. So ये basic difference होता है variables के केस में और attributes के केस में, and for each particular situation हम एक different control chart use करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि variables के लिए कौन सा control chart use करना चाहिए और attributes के लिए कौन सा control chart use करना चाहिए. Let us quickly recap some class 12th mathematics. So हम सब ने class 12th में center limit theorem पढ़ा होगा, है ना? I'm just quickly recapping it. So इसमें क्या होता है, regardless of the distribution of the population, है ना? कौन सा distribution population follow करता है, the distribution of sample means drawn from the population will tend to follow a normal curve. ये center limit theorem कहता है, right? So इसमें दो चीजें, वन, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेम एज दैट ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो जो हमने सैम्पलिंग कलेक्ट करके जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, उसका जो मीन होगा वो सेम होगा पॉपुलेशन मीन के बराबर. सो x डबल बार वुड बी इक्वल टू म्यू, जहां पर म्यू जो है दैट इज पॉपुलेशन मीन एंड x डबल बार इज मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा x बार, दैट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज. तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज. अगर 20 का है तो स्क्वायर रूट ऑफ 20, 25 नंबर ऑफ सैंपल साइज है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25. सो दिस इज द सेंटर लिमिट थ्योरम, जिसको हमने क्विकली रिकैप किया. सो अभी हमने जो डिस्कस किया, लेट अस हैव दिस इन विजुअल. सो दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, राइट? जो हमने सैंपल लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया, तो ये उसका होगा मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ये जो मेरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, दिस कर्व इंडिकेट्स बेसिकली प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन. तो दोनों का जो मीन है दैट वुड बी सेम, जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट? सो जस्ट इसको विजुअली दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं. सो व्हेन आई एम प्लॉटिंग कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, रिमेंबर दो तरीके का डेटा होता है, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो अभी हम बात करते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स के बारे में. तो फॉर वेरिएबल्स दैट हैव कंटिन्यूअस डायमेंशंस, राइट? वेट हो सकता है, स्पीड हो सकता है, लेंथ हो सकता है, डायमेंशन हो सकता है, अदर डायमेंशन, स्ट्रेंथ हो सकता है, एक्सेट्रा, राइट? सो एक्स चार्ट आर टू कंट्रोल द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द प्रोसेस. तो जो हम एक्स चार्ट यूज करते हैं कंट्रोल चार्ट में, वो हमें इट हेल्प्स टू सी द सेंट्रल टेंडेंसी, मेरा प्रोसेस का सेंटर कैसे चल रहा है. R chart जो होते हैं, so X is the average chart, X chart is also known as average chart, and R chart is known as range chart. So this is used to monitor and help us control the dispersion of a process, यानी width कितना है, variation कितना है. एंड अगर आप इन दोनों को, हमने अभी CP के में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राइट? तो सिर्फ CP देखने से नहीं काम चलेगा, CPK भी देखना पड़ता है. सो सेंटर टेंडेंसी यानी मीन के हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमें एक्स बार चार्ट से पता चलता है, और उसका विड्थ कितना है, वेरिएशन कितना है हमारे प्रोसेस में, वो आर चार्ट से पता चलता है. तो इन दोनों को व्हेन एवर वी सी देम टुगेदर, एनालाइज देम टुगेदर, वी आर एबल टू टेक बेस्ट डिसीजन टू इंप्रूव माई प्रोसेस इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. सो दे शुड बी यूज्ड टुगेदर.
अब हम लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू सेट चार्ट लिमिट्स। हम दो तरीके से समझेंगे, वन इज बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड दूसरा बाय यूजिंग एक्स बार आर चार्ट्स, जो भी एक्स बार आर की हमने डेफिनेशन देखी। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जब हम यूज करते हैं तो फॉर कैलकुलेटिंग अपर कंट्रोल लिमिट द फॉर्मूला दैट वी यूज इज एक्स डबल बार प्लस जेड इंटू सिग्मा एक्स बार एंड लोअर लिमिट में दिस बिकम्स माइनस। सो एक्स डबल बार यहाँ पर क्या है, इट इज द मीन ऑफ द सैंपल मीन्स or a target value set for the process. Z है number of normal standard deviations. Sigma x bar is standard deviation of the sample means, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था सिग्मा बाय स्क्वायर रूट n। सिग्मा जो है हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड n हमारा सैम्पलिंग साइज है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। So this is an example जहां पर I have taken 9 samples, so n has become 9, n equals to 9. Second is weight of oat flakes. So oat flakes है उनका weight हमने monitor किया in 9 samples and ये हमने weight monitor कर लिया। यहाँ पर mean is 16.1, जो हम sigma यहाँ पे लिया deviation that is 1। ठीक है, तो हम जो प्लस माइनस 3 सिग्मा की बात करते हैं फॉर 99.73%, तो उस केस में जो z है दैट इज 3 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, राइट। प्लस माइनस 3% हम बात करते हैं ना, तो z इज 3। तो इस केस में जो मेरा UCL होगा दैट वुड बी x डबल बार प्लस z इंटू सिग्मा x बार। हमने वैल्यूज रखी एंड मेरा वेट अपर लिमिट वेट की आ गई 17 एंड लोअर लिमिट आ गई 15। ठीक है, सो z इज 3, n इज 9 एंड इस वैल्यू को प्लॉट करके आई हैव कैलकुलेटेड UCL एंड LCL। अब इनको हम अपने उसमें कंट्रोल चार्ट्स में प्लॉट करेंगे। सो सेम एग्जांपल को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। अब देखिए दिस इज द UCL, दिस इज द LCL एंड दिस इज द मीन। ठीक है, तो ये जो विड्थ दिख रहा है, जितने भी पार्ट्स मेरे यहाँ पर जनरेट हुए, दिस वेरिएशन इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड जो ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट्स बन रहे हैं, दीज कंट्रोल पार्ट्स आर बेसिकली ड्यू टू दी असाइनेबल कॉजेज। तो ये कंट्रोल चार्ट प्लॉट करने का तरीका है विद सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यहाँ पर UCL प्लॉट कर लिया, LCL प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमने देख लिया कि नेचुरल या कॉमन कॉजेज की वजह से जो पार्ट्स प्रोड्यूस हुए वो कौन से हैं और कैसे हैं, एंड सेकेंड इज जो स्पेशल कॉज की वजह से जनरेट हुआ। तो ये गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक्स बार आर चार्ट को प्लॉट करके अंडरस्टैंड करते हैं सेम सिचुएशन को। सो टू प्लॉट एक्स बार चार्ट है ना, हमें सिग्मा की जरूरत नहीं होती, वी डोंट नो सिग्मा, राइट। सो जब हमें सिग्मा नहीं होती है तो एक्स बार चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। सो दिस इज द एवरेज ऑफ एवरेज, मीन ऑफ सैंपल मीन्स, राइट। जो सैंपल के मीन्स आ रहे हैं मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट सैंपल लिया 5 पीसेस का, उसका एक एक्स मीन आया, राइट। सो yes, so mean of all means is x double bar plus r bar is range average range of the samples। ठीक है, एंड A2 is the control chart factor, जो आगे टेबल में हम देखेंगे कि how to identify A2। so ये फॉर्मूला लगा के हम UCL और LCL की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी ड्रॉ अ बाउंड्री विद इन विच वी विल प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द सैंपल्स वी हैव कलेक्टेड। So this is the table I was talking about। आपका जो भी सैंपल साइज होगा 2, 3, 4, 5, आप यहाँ से A2, अभी आप D4 और D3 भी जब हम रेंज आर बार चार्ट प्लॉट करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा। सो यहाँ से हम सैंपल साइज के हिसाब से इनकी वैल्यूज उठाकर अपने लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर x डबल बार इज 12 आउंसेस, हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है ना। एवरेज आर बार जो एवरेज रेंज जो है वो 0.25 है और सैंपल साइज इज इक्वल टू 5। तो इस केस में हम कैसे UCL LCL निकालेंगे, इसको आइए देखते हैं। सो UCL का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, x डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। x बार इज 12 आउंसेस, यहाँ लगा दिया। A2 की वैल्यू हमने टेबल से उठा ली थी फॉर 5 सैंपल साइज एंड आर बार की वैल्यू डाल दी, तो UCL बिकम्स 12.144 ounces, right? So using the same data and the value of A2 from the table, we calculated UCL, mean हमें पता था, and LCL. So now we have the UCL, LCL. अब हम आराम से X bar chart plot कर सकते हैं। Now let us quickly talk about R chart. So type of this is a type of variable control chart. This shows sample ranges over time. Sample के ranges की performance मतलब movement show करता है। Differences between the smallest and the largest value of the sample. हमें पता है ये range का formula is maximum minus minimum, right? And monitors process variability. ठीक है, and it is independent from process mean. इसका mean से कोई लेना देना नहीं है. It only sees the difference between the maximum and the minimum.
limits or the maximum the minimum readings that we have actually captured from the sample. So for calculating R charts, इसका फॉर्मूला होता है UCL R का D4 R bar. D4 का वैल्यू हम उस टेबल से ले सकते हैं, अभी हमने जो वीडियो में देखा, अब थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं. एंड LCL के लिए D3 into R bar है ना. एंड ये डालने के बाद हम अपने UCL और LCL की वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं. एंड देन उसी UCL और LCL के बीच में अपने रेंजेस को प्लॉट करके हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कॉमन कॉजेज हैं एंड कहाँ पर असाइनेबल कॉजेज आ गए. So आप quickly यहाँ पे देख सकते हैं, we've taken all the values from the table and the data available and we calculated UCL for R bar and LCL for R bar. mean हमें पता था. अब हम X bar भी प्लॉट कर सकते हैं, X bar चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, X डबल बार मतलब एवरेज चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, रेंज चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि X बार R चार्ट में डिफरेंस कैसे कैसे हमें उसको इंटरप्रेट करना चाहिए. सो दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट है ना. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसे देखा. तो आप देखिए इस प्रोसेस का मीन इज शिफ्टिंग. तो जब आप इसका X बार चार्ट प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा. दिस इज UCL एंड दिस इज LCL. ठीक है, ये इसका UCL था एंड दिस इज LCL. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी मीन इज शिफ्टिंग. तो X बार चार्ट से आपको ये दिखाई देगा. सो X बार चार्ट डिटेक्ट्स शिफ्ट इन सेंट्रल टेंडेंसी, राइट. एंड आर चार्ट को जब आप प्लॉट करोगे, सो रेंज इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट लिमिट एंड द लोएस्ट लिमिट. यू सी द रेंज इज कांस्टेंट. सो इफ यू ओनली सी रेंज आपको कुछ नहीं पता चलेगा, राइट. एंड इफ यू ओनली सी दिस तो आपको ये नहीं पता चलेगा, राइट. अगर आप सिर्फ इसी को प्लॉट कर लो, हम आगे एग्जांपल लेके इसे समझते हैं. तो अब देखिए जो यहां पर वेरिएशन हो रहा है, सो दिस इज विद इन द सब ग्रुप. हमने अगर 5 का सब ग्रुप लिया तो इसके बीच में जो वेरिएशन आया, इस वेरिएशन को बोलते हैं विद इन वेरिएशन. और दिस इज फर्स्ट लॉट एंड दिस इज सेकंड लॉट. तो इनके बीच में जो वेरिएशन है, आप देखो यहां से लेकर यहां तक चला गया. सो अगर इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का वेरिएशन देखोगे तो इसको बोलते हैं बिटवीन सब ग्रुप. 1 2 3 4 सब ग्रुप है ना. तो इसके अंदर जो वेरिएशन होगा दिस इज विद इन, एंड इसके और इसके बीच में जो होगा, या इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में, दैट इज बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन. दिस इज अनदर सिनेरियो. आप यहाँ पे देखो, हमारा सेंटर इज कांस्टेंट बट जो मेरा पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्रोसेस से, उनका वेरिएशन बढ़ता जा रहा है. सी दिस वाज माय लिमिट UCL LCL, बट कंसिस्टेंटली ये उससे बाहर शिफ्ट हो रहा है. तो इस केस में इफ यू ओनली सी द X बार चार्ट तो आपको लगेगा ओके माय प्रोसेस इज इन कंट्रोल. बट जब आप R चार्ट प्लॉट करोगे, रेंज चार्ट प्लॉट करोगे, देन यू विल सी दैट यू आर प्रोड्यूसिंग NG पीसेस. सो यू शुड ऑलवेज कंसिडर वॉचिंग X बार एंड R चार्ट together. So control charts को create करने के लिए what are the steps? Step 1, we will take samples from the population and compute the appropriate sample statistics. है ना, मुझे X बार कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है, UCL कैलकुलेट करना है, LCL कैलकुलेट करना है, I'll calculate. Then I will use the sample statistics to calculate control limits and draw the control chart, right? Then I will plot sample results on the control chart and determine the state of the process, कि मेरा process stable है कि नहीं है, in control है और out of control है. If it is out of control, I will investigate possible special or assignable causes and take indicated action. And ये मैं continue करता रहूँगा तब तक जब तक मेरा प्रोसेस स्टेबल नहीं हो जाता. एंड फिर धीरे धीरे जब एक बार स्टेबल हो जाता है, देन आई कैन कंटिन्यू सैम्पलिंग एंड अपने कंट्रोल लिमिट्स को और छोटा करता जाऊंगा और छोटा करता जाऊंगा जहां जहां पे जरूरत है, राइट. सो वीडियो में अभी हमने ये देखा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर. सो वी सॉ वेरिएबल डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा. सो दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स वी हैव एंड हाउ शुड वी सेलेक्ट व्हिच कंट्रोल चार्ट टू यूज. सो अगर वेरिएबल डेटा है, इफ यू हैव अ वेरिएबल डेटा एंड सैंपल साइज इज इक्वल टू 1, यू शुड यूज IMR चार्ट. ठीक है, इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट. देन अगर आपका सैंपल साइज इज मोर देन 1 एंड लेस देन 10, देन यू शुड यूज X बार R चार्ट जो हमने इस वीडियो में देखा. एंड अगर सैंपल साइज इज मोर देन 10, देन X बार S चार्ट हम यूज करते हैं. बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चार्ट है दैट इज X बार R चार्ट, बिकॉज सैम्पलिंग साइज मोस्टली इंडस्ट्रीज में यही हम कंसिडर करते हैं, राइट. सो इस वीडियो में भी हमने सिर्फ इस पे फोकस किया है. बाकियों पे भी इफ यू वांट वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट अभी हमारा मेन फोकस एरिया इस वीडियो में इज ऑन X बार R चार्ट, राइट. अगर आपके पास एट्रीब्यूट डेटा है ना, एंड यू आर काउंटिंग डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स, अगर आप डिफेक्ट्स काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो और अपॉर्चुनिटी कांस्टेंट है अगर, तो आप C चार्ट यूज करोगे. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन यू यूज अ U चार्ट, है ना. इफ यू आर काउंटिंग डिफेक्टिव्स, कांस्टेंट सैंपल साइज है, देन यू विल प्लॉट NP चार्ट, एल्स यू विल प्लॉट अ P चार्ट, राइट. सो मोस्टली जो यूज होता है दैट इज एन X बार R चार्ट, जिसपे हमने अभी डिस्कस किया कि हाउ टू कैलकुलेट X बार R
है ना। एंड दिस इन दिस वीडियो हम इस पे सिर्फ अभी थ्योरेटिकली डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो सेकंड वीडियो आएगा वी विल सी हम कैसे एक्चुअल एसपीसी प्रोसेस कैपेबिलिटी टेम्पलेट में वैल्यूज को फीड करके हाउ इज दिस कैलकुलेटेड और हम उसको प्लॉट करके कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट। सो वाइल प्लॉटिंग कंट्रोल चार्ट, जो मैनेजरियल इश्यूज आते हैं ना, जो मैनेजमेंट लेवल डिसीजंस होते हैं, मतलब जो एरिया ओनर्स लेते हैं, उसमें तीन चीजें कंसिडर करनी होती है। वन, वी हैव टू सेलेक्ट पॉइंट इन द प्रोसेस दैट नीड्स एसपीसी। आप हर डायमेंशन के लिए एसपीसी नहीं करोगे, राइट। सो देयर वुड बी सीटीक्यूज, देयर वुड बी सीटीपीज, क्रिटिकल टू क्वालिटी और क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर्स, जहां पर आप एसपीसी करोगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट पॉइंट्स जहां पे एसपीसी होना है। सेकेंड, यू हैव टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट चार्टिंग टेक्निक। अभी हमने चार्ट देखा था, विच चार्ट इज टू बी यूज्ड, यू हैव टू डिसाइड। आपको एक्स बार आर यूज करना है, IMR यूज करना है, एक्स बार एस यूज करना है, सी टाइप करना है, P टाइप करना है, यू हैव टू डिसाइड। एंड देन वी विल सेट क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कि कैसे कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, विजुअलाइज करना है और एक्ट करना है, राइट। अब हम कंट्रोल चार्ट के कुछ कॉमन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपके सामने इफ दिस सिचुएशन कम्स अप तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। सो सी, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द मीन। इफ दिस इज द परफॉर्मेंस, देन आई कैन से दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर एंड माय प्रोसेस इज इन कंट्रोल, राइट। This is second case. This is again the upper limit, lower limit in target. यहाँ तक तो my process was performing good. यहाँ पर one point has gone out of the limit, so I can say the process is out of control and यहाँ पर एक special cause है जिसे investigate करके eliminate करना है। This is another example. अगर if you can see a direct, trend जिसमें 5 points are either continuously increasing or 5 points are continuously decreasing, so you should investigate for the cause of this progressive change, because ऐसा होता नहीं है। If this is happening, you should see to understand कि आपके process में कुछ erratic change तो नहीं हो रहा। If while visualizing your control limit, there are 2 points which are very near to lower control limit or 2 points very near to upper control limit, then again you should investigate for the स्पेशल कॉज। सडनली आप कैसे लिमिट्स के पास पहुंच गए। अगर इफ यू आर प्लॉटिंग द कंट्रोल चार्ट और लगातार 5 पॉइंट्स हैं जो सेंटर लाइन से ऊपर जा रहे हैं और देयर आर 5 पॉइंट्स व्हिच आर डायरेक्टली गोइंग बिलो द सेंटर लाइन, देन यू शुड इन्वेस्टिगेट फॉर द स्पेशल कॉज। इफ वाइल प्लॉटिंग द कंट्रोल चार्ट आप कुछ ऐसा बिहेवियर इंटरप्रेट करते हो, देन यू शुड इन्वेस्टिगेट। आपको ये नहीं सोचना चाहिए दैट योर प्रोसेस इज इन कंट्रोल। सी, दिस इज अ वेरी इरेटिक बिहेवियर, सडनली लो, सडनली हाई, देन कमिंग नियर मीन। सो यू शुड इन्वेस्टिगेट इमीडिएटली रादर देन वेटिंग फॉर अ पॉइंट टू गो आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। सो दीज आर डिफरेंट पैटर्न्स जो जनरली हमारे सामने आते हैं वाइल प्लॉटिंग अ कंट्रोल चार्ट, एंड दिस इज हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। Now we have plotted X bar chart, R chart, ठीक है। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि प्रोसेस कैपेबिलिटी CP क्या होता है एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स CPK क्या होता है, जब हमने वो एनिमेटेड ग्राफ देखा था, राइट। सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सो CP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। सो ये बेसिकली हमारा टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस अपॉन 6 सिग्मा। अगर आपका CP इज इक्वल टू 1 तो मार्जिनली केपेबल है। अगर आपका CP 1 से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस केपेबल है स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे CPK से पता चलेगा, बट अगर CP 1 से ज्यादा है आई कैन से कि मेरा केपेबल है स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए, राइट। जब मुझे CPK कंप्यूट करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस X बार अपॉन 3 सिग्मा। दूसरा सिचुएशन X बार माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स अपॉन 3 सिग्मा। इन दोनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, वो हम CPK कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर CPK 1 आ रहा है तो अगेन मार्जिनली केपेबल, 1 से ज्यादा है तो प्रोसेस केपेबल है फॉर मीटिंग स्पेक। तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 1 जब कंबाइन हो जाती है, देन आई कैन से कि मेरा प्रोसेस केपेबल भी है और केपेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस भी कर रहा है, राइट। तो हम इसमें ये अज्यूम करके चलते हैं CP कंप्यूट करने में कि प्रोसेस के पास एक टारगेट है जो एग्जैक्टली सेंटर पर रेंज में है ना, और प्रोसेस सेंटर्ड भी है, ठीक है। तो CP शुड बी ग्रेटर देन 1। जनरली लोग 1.33 लेते हैं कि अगर CP इज ग्रेटर देन 1.33 तो मेरा प्रोसेस केपेबल है स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए, और है कि नहीं केपेबल वो चेक करने के लिए हम CPK चेक करते हैं। अगर ये भी 1 या 1.33 से हाई है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा प्रोसेस केपेबल भी है और विद इन लिमिट्स परफॉर्म भी कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब कुछ नलिफाई हो जाता है, यहाँ पर आपकी ना लिमिट्स रह नहीं, आपका सेंटर कहीं पर आता नहीं है फॉर्मूला में,
है ना। तो यहाँ पर सिर्फ टॉलरेंस की बात होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली बाहर भी टॉलरेंस के प्रोड्यूस कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली, तो आपका सीपी हाई आएगा। जब सीपीके की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक्स बार देखिए, ये एक्स बार रोल प्ले करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं मीन से कितना डेविएटेड हूँ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, है ना, कि प्रोसेस मीन जो है वो 210 मिनट्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.516 है, डिजाइन की स्पेसिफिकेशंस जो है यूएसएल एलएसएल 210 प्लस माइनस 3 है, मैंने सीपी कंप्यूट किया 1.93 आ गया, मतलब मेरा प्रोसेस इज सीपी इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्रोसेस केपेबल है। नाउ सीपीके निकालने के लिए मैं एक न्यू कटिंग मशीन का एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे जो प्रोसेस का मीन है दैट इज 0.25 इंचेस, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.0005 इंचेस है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 0.251, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 0.249। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट नाउ। सो यहाँ पर हमने सीपीके का फॉर्मूला लगाया, मिनिमम ऑफ यूएसएल माइनस एक्स बार अपॉन 3 सिग्मा, एक्स बार माइनस एलएसएल अपॉन 3 सिग्मा। तो यहाँ पर जो सीपीके की वैल्यू आई वो आई 0.67। तो 0.67 वाली एक सिचुएशन में क्या निकला डिसीजन कि हमारा जो नया मशीन है दैट इज नॉट केपेबल बिकॉज इसका सीपी इज लेस देन 1। तो आइए जल्दी से सीपी और सीपीके को आपस में कोरिलेट करके समझते हैं। अगर आपका सीपी भी अच्छा है, सीपीके भी अच्छा है, यानी ग्रेटर देन 1 है, 1.33 है, तो आपका प्रोसेस केपेबल भी है। प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए एंड आपका प्रोसेस जो है वो टारगेट के आसपास परफॉर्म कर रहा है। इफ योर सीपी इज गुड, सीपीके काम नहीं कर रहा, तो प्रोसेस के अंदर पोटेंशियल तो है अच्छा काम करने का, बट अभी नहीं कर रहा, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेंटर, हमें टूलिंग पे काम करना पड़ सकता है ना, मटेरियल पे काम करना पड़ सकता है, मेथड पे काम करना पड़ सकता है, तो मैं अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर सकता हूं, बट मेरा प्रोसेस केपेबल है। इफ मेरा सीपी भी लेस देन 1 है, सीपीके भी लेस देन 1 है, तो मेरा प्रोसेस केपेबल नहीं है। यहां पर मैनेजमेंट एक्शन की जरूरत है प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए, मे बी नया मशीनरी की जरूरत है, ऑल्टरनेट मटेरियल की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीपी एंड सीपीके। So let us summarize some few points. A capable process must have a CP of at least 1. अभी हमने डिस्कस कर लिया. Does not look at how well the process is centered. जब हम CP की बात करते हैं तो ये कभी नहीं देखता कि सेंटर पे है कि नहीं है ना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो CP के देखता है। ठीक है, और often a target of CP is 1.33 used for off center process. तो हम जो टारगेट वैल्यू है CP की 1.33 लेके चलते हैं मोस्टली। और अगर हम 6 सिग्मा लेवल की बात करते हैं तो 6 सिग्मा लेवल पे CP की वैल्यू होती है 2। ये ध्यान रखना है प्रोसेस कैपेबिलिटी में। अब देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स में क्या की पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, सो अ केपेबल प्रोसेस मस्ट हैव अ सीपीके ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम 1 होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। सेकेंड, अ केपेबल प्रोसेस इज नॉट नेसेसरीली इन द सेंटर ऑफ स्पेसिफिकेशन बट फॉल्स विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट एट बोथ एक्सट्रीम्स। ठीक है, जो केपेबल प्रोसेस होता है जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेंटर पर हो, बट इट फॉल्स विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट बोथ साइड्स, LSLB and USLB और LCLB and UCLB। कुछ सिनेरियोज कंसीडर कर लेते हैं, आप लोग के लिए अच्छा होगा विजुअलाइज करने के लिए। अगर आपकी CPK की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर आ रही है, तो जब आप LCL और UCL के बीच में प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, कुछ ऐसा चार्ट बन के आएगा, है ना, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर CPK 0 है ना, देन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है UCL पर आपका मीन लाई करेगा। ठीक है, इफ CPK जो है आपका 0 और 1 के बीच में है, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। तो इस ग्राफ के जो एजेस हैं LCL और UCL हैं। अगर आपका CPK 1 है, एग्जैक्टली 1, तो उस केस में क्या है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर में बना रहे हो। ठीक है, तो इधर भी 3 सिग्मा डेविएट कर सकते हो, इधर भी 3 सिग्मा डेविएट कर सकते हो। जब ये 2 हो जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा कुछ, तो मतलब आप 6 सिग्मा इधर डेविएट कर सकते हो, 6 सिग्मा इधर डेविएट कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। और जब आपका CPK 1 से ज्यादा है, ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, ये 2 तो नहीं है बट 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ऐसा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ भी डेविएट करेंगे तब भी आपके ओके पार्ट्स हैं क्योंकि लिमिट तो ये है, और आप इधर डेविएट करेंगे तब भी ओके पार्ट्स क्योंकि लिमिट तो ये है। सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट CPK। सो आइए एक 6 सिग्मा प्रोसेस को थोड़ा स्टैटिस्टिकली विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका ये 6 सिग्मा प्रोसेस है ये, ठीक है, तो अगर आपकी लिमिट्स यहाँ पर होती, यहाँ पर, तो ये आपका 3 सिग्मा प्रोसेस होता। 3 सिग्मा आप इधर जा सकते हैं, 3 सिग्मा इधर जा सकते हैं, तब भी आप ओके पार्ट्स बनाएंगे। बट 6 सिग्मा प्रोसेस में क्या होता है, ये डबल हो जाता है, मतलब आप 6 बार, 1 2 3 4 5 6, सो 6 टाइम्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेविएट दिस साइड एंड 6 टाइम्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेविएट दिस साइड। सो अगर आपकी प्रोसेस का डेविएशन 6 टाइम्स भी हो जाएगा तब भी आप ओके पार्ट्स बनाओगे पॉजिटिव साइड में, और अगर नेगेटिव साइड में 6 टाइम्स डेविएट करके आपका प्रोसेस, तब भी आप सेफ हो। इसीलिए भी से कि हमारा प्रोसेस अगर 6 सिग्मा प्रोसेस होता है, आई एम इन अ वेरी सेफ सिचुएशन,
क्योंकि अगर मैं 6 टाइम्स खराब पार्ट्स बनाऊंगा डेविएशन के इधर तो भी आई एम ओके, एंड इधर बनाऊंगा तो भी आई एम ओके। ठीक है, एंड दिस इज माय प्रोसेस मीन। जनरली जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो मेरा प्रोसेस कुछ ऐसा प्लॉट होता है, बट लॉन्गर रन में एक शिफ्ट होता है तो उसको हम 1.5 सिग्मा शिफ्ट कहते हैं। दिस इज अनदर डिटेल्ड टॉपिक जिसपे हम काफी लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। तो इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो आप देखिए 6 सिग्मा प्रोसेस में चाहे आप 1.5 सिग्मा शिफ्ट इधर हो जाइए या इधर हो जाइए, यू आर स्टिल सेफ। आइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, है ना। सीपीके और सीपी जब आप शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करते हैं सैंपल्स को कैलकुलेट करके, सो ये आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, और आपका प्रोसेस कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो हमें लगता है हमारा प्रोसेस अच्छा है। सो देयर आर टू क्वेश्चंस, इज द प्रोसेस इन कंट्रोल, इज इट प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट्स। तो हमारा रिलेटिवली छोटे पीरियड ऑफ टाइम में जब हम सीपी के कैलकुलेट करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं अगर इसी को हमने लॉन्ग टर्म परफॉर्म करा होता तो कुछ कैसा प्लॉट निकल कर आता। अब इस सिनेरियो को देखिए, ये हमारा वो सैंपल साइज था 30 या 50 पॉइंट्स का जब हमने स्टडी किया था। जब यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने स्टडी किया तो देखिए ये वेरिएशन हैज इंप्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी, और बाकी अगर आप देखेंगे तो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, है ना। एंड इसमें शिफ्ट हो जाता है। तो यही अभी हमने पीछे ग्राफ में देखा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इधर वाली साइड में इधर वाली साइड में शिफ्ट होता ही होता है प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए ये मुझे हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि मैं और कितना अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक, सेंटरिंग, हम अपने प्रोसेस के मीन को कैसे थ्योरेटिकल मीन या कस्टमर की ने जो स्पेसिफिकेशन दी उसके मीन के पास लेके जा सकें, और दूसरा कैसे इस स्प्रेड को या वेरिएशन को कम से कम कर सकें। राइट, सो इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में प्रोसेस कैपेबिलिटी पे डिस्कशन किया। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, केपेबल प्रोसेस क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल प्रोसेस क्या होता है, कॉमन और स्पेशल कॉजेस क्या होते हैं, है ना। आप एक्स बार और आर चार्ट्स कैसे कंप्यूट करते हो, उनके मल्टीपल सिनेरियोज हमने डिस्कस किए। तो हालांकि देखो इस सब्जेक्ट पे तो लोग 3-3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन रख लेते हैं, एक छोटे से वीडियो में इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बट जो सबसे मोस्टली यूज्ड मेथड होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी का, यूजिंग एन एक्स बार आर चार्ट, वो हमने आज डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आंसर्स मैं मेंशन कर दूंगा विद एग्जांपल्स, तो आपको भी काफी आसानी हो जाएगी। इसका एक पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें एक ब्लैंक टेम्पलेट का जो प्रोसेस कैपेबिलिटी टेम्पलेट होता है, जिसमें हम वैल्यूज पुट इन करके एक्स बार निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, फिर सीपी के निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर डेटा को चेंज करके देखते हैं कि कैसे मेरा सीपी और सीपी के मूव कर रहा है। उस पर मैं सेकंड फेज में वीडियो लाऊंगा। तो आई बिलीव आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको काफी विजुअल रखने की कोशिश की है। आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट ऐसे विजुअल वीडियो आपको मिलेगी नहीं। तो विजुअल से क्या होता है, आपको समझना बहुत आसान हो जाता है कि ओके ऐसा मेरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है या करेगा। राइट, तो आपको काफी आसानी होगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। आई विल मेक श्योर कि आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज possible. So this is it for today's video guys. Thank you for your time and thank you for watching. I believe आपको SPC काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैपेबिलिटी स्टडी। We will again come back to you with another video, कैसे हम blank template को fill करते हैं। ठीक है, so if you found the content meaningful, please like the video and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon to stay tuned to the latest updates. Also feel free to share the video with your friends. You may also follow us on Instagram and Facebook. We will be back again with the second part of the video. Until then, bye-bye.